Hello students, this is the first video lecture of class 10th chemistry chapter chemical reactions and equations। तो ये चैप्टर में ये लोग केमिकल रिएक्शन को समझाने से पहले केमिकल चेंज के बारे में बताते हैं। तो केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हमें समझना है केमिकल चेंज। व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज? यहाँ पर तुम देखते हो तो हमने डिफरेंस समझना है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज? तो पहले दिमाग में ये आता है कि अगर कोई चेंज जो है रिवर्सिबल है मतलब वो फिजिकल चेंज, जो चेंज इरिवर्सिबल है वो केमिकल चेंज। ठीक है, क्लास 6 तक ये ठीक था। ठीक है, क्लास 9th में हमने एक प्राइमरी डिफरेंस देखा था, वो था न्यू सब्सटेंस। अगर न्यू सब्सटेंस बनता है चेंज होने के बाद, इफ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड देन इट इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज। सो आफ्टर दैट चेंज है ना, कोई एक सिचुएशन या एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उस चेंज में अगर नया सब्सटेंस बनता हुआ नजर आता है दैट मीन्स दिस इज अ केमिकल चेंज। अदरवाइज if no new substance is formed, if no new substance is formed, then that particular situation or example is physical change। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? तो इसके अलावा यहाँ पे फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नज़र आएंगे, जैसे अफेक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि चेंज इन साइज हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर इन प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आए मतलब वो फिजिकल चेंज हुआ है। लेकिन अगर दोनों यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो चेंजेस आ ही रहे हैं, एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब केमिकल चेंज हुआ है। तो केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं उसके लिए क्या पता चलना चाहिए? उसके लिए ये पता चलेगा कि नया सब्सटेंस बना है तो केमिकल चेंज, अगर नया सब्सटेंस नहीं बना है तो फिजिकल चेंज। ये प्राइमरी डिफरेंस है। इस डिफरेंस के बेसिस पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन या ये एग्जाम्पल जो है वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज। दूसरे पॉइंट पे हम ये देख सकते हैं कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही सिर्फ चेंज आ रहा है, जैसे कि साइज चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, तो हम बोलेंगे कि वो फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस नज़र आते हैं तो केमिकल चेंज हुआ। अच्छा, इसके अलावा जो हमें बचपन से याद रहता है वो है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। जनरली मतलब हर बार नहीं, जनरली केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? जनरली इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज। नहीं तो अगर मैं बात करती हूँ फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज क्या होंगे? जनरली रिवर्सिबल। तो एक्सेप्शंस क्या हैं? तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि फिजिकल चेंज जो होते हैं वो ज़्यादातर तो रिवर्सिबल टेम्पररी चेंज होते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी वो फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, एक बार सब्जी काट दी तो सब्जी काटने के बाद वापस सब्जी जोड़ तो नहीं सकते, चलो सेलो टेप लगा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। मतलब ये एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। एक होता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल यानी वापस वो रिवर्स नहीं हो सकता, वापस से ओरिजिनल शेप साइज पोजीशन में वो नहीं आ सकता जो भी चेंज या सब्सटेंस हमने किया। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ कटिंग वेजिटेबल्स यानी कि एक बार वेजिटेबल कट कर दी तो वापस से उसको जोड़ नहीं सकते, तो वो हो गया इरिवर्सिबल चेंज। तो तुम बोलोगे अच्छा इरिवर्सिबल चेंज है तो मतलब पक्का पक्का केमिकल चेंज होगा। तो ये जो कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स है ये एग्जाम्पल किसका होगा? केमिकल चेंज का। पर ये एग्जाम्पल है किसका? ये एक्चुअली एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का।
पूछा फिजिकल चेंज कैसे, बोला कि वेजिटेबल कट करने से पहले और बाद में दोनों में वेजिटेबल तो वेजिटेबल ही थी, कोई उसमें कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, साइज चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, कट करने में डाइस चॉप जो भी किया तो साइज चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुआ, कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, मतलब नया सब्सटेंस कुछ बना ही नहीं है। तो कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स किसका एग्जाम्पल हो गया, फिजिकल चेंज का। अगर मैं बात करती हूँ सॉरिंग ऑफ मिल्क, ये एक दूसरा सिचुएशन जिसमें मतलब दूध फट चुका है, ठीक है, दूध जो है वो स्पॉइल हो गया है, रूम टेम्परेचर पे रखा था, रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं किया था। तो उस केस में क्योंकि फटने से पहले मिल्क था, फटने के बाद मिल्क का कंपोजिशन चेंज हो गया, दूध खट्टा हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, नया सब्सटेंस बना। अगर नया सब्सटेंस बनता है तो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज। अच्छा, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, याद करो सब्लिमेशन क्या था, सब्लिमेशन जो था वो था चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, है कि नहीं। तो अगर तुम्हें याद हो क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में मैटर इन अवर सराउंडिंग में तुमने पढ़ा था कि हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, लिक्विड से गैस बनती, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड जो है बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सिमिलरली अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस बाय द प्रोसेस नोन एज वेपराइजेशन। गैस जो है फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, टेम्परेचर कम करो या प्रेशर बढ़ा दो, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर घटाना है, ऐसा कुछ याद आता है, 9th में पढ़ा था। तो गैस से अगर लिक्विड में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन, क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन। अच्छा, उसके अलावा लिक्विड से सॉलिड बनाना हो तो हम क्या करते थे, फ्रीजिंग, या तो इसे हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते थे, टेम्परेचर घटाया प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, ये तो तुमको याद है। लेकिन इसी केस में अगर मैं बोलती हूँ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन हो रहा था, लिक्विड स्टेट आए बिना, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस याद करो, ड्राई आइस किसे कहते हैं, ड्राई आइस किसे कहते हैं, हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। मतलब सॉलिड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अगर जब हमने क्या किया, अगर इधर से इधर जाना है, यानी हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर घटा दिया, जब मैंने ये किया टेम्परेचर बढ़ाया प्रेशर घटाया तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट कौन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड में, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्लास 9th में ये ऑलरेडी पढ़ा है। तो सब्लिमेशन हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहले सॉलिड था, बाद में गैसियस स्टेट में हुआ। सब्लिमेशन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। कार्बन डाइऑक्साइड था, सिर्फ चेंज हुआ तो क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से गैसियस स्टेट। इसलिए क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बना, ये कैसा स्टेट हो गया, फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट आता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अगेन क्लास 8th में तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर, माइक्रोब्स फ्रेंड एंड फो। तो उसमें क्या देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि फर्मेंटेशन क्या था, फर्मेंटेशन क्या था, फर्मेंटेशन था कि एक तुमको एग्जांपल दिया था यीस्ट का, यीस्ट क्या है, एग्जांपल ऑफ फंजल। तो ये यीस्ट जो है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग वाइन, बियर, एल्कोहल, ब्रेड। चलो हम ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। ब्रेड का डो बनाने के लिए हम लोग शुगर सॉल्यूशन डालते हैं। किस में शुगर सॉल्यूशन डालते हैं, हम लोग वो जो डो होता है, जो उसका आटा होता है, उस आटे में शुगर सॉल्यूशन डालते हैं, साथ ही क्या डालते हैं, यीस्ट। अब ये यीस्ट के लिए शुगर जो है उसका खाना है, वो शुगर खाती है और क्या प्रोड्यूस करती है, एल्कोहल, साथ ही क्या प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही क्या प्रोड्यूस करेगी, वाटर, और बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज करेगी। कहने का मतलब ये है, जब यीस्ट शुगर को खाती है तो वो एल्कोहल बनाती है,
ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स भी हो सकता है। बहुत सारी बैक्टीरियाज, अलग अलग तरह के फंजाई जो है वो फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व है। मतलब वो क्या कर रही हैं, जो भी शुगर का सोर्स है उसको वो कन्वर्ट करती है अल्कोहल में। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तुम बताओ, शुगर और अल्कोहल सेम है क्या? नहीं, शुगर और अल्कोहल दोनों अलग है। तो चेंज होने के बाद, फर्मेंटेशन के बाद नया सब्सटेंस बन रहा है, मतलब फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स कैसा हो गया? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स केमिकल चेंज हो गए। ठीक, आगे देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा कि तुम लोगों ने रस्टिंग तो सुना है, और ये चैप्टर में जब चैप्टर खत्म होने आएगा, लास्ट टॉपिक जो है वो कोरोजन के बारे में, उसमें रस्टिंग का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर तुमको पता है रस्टिंग में क्या होता है कि जंग लगना, आयरन में जंग लगी। अब आयरन जो है एक मेटल है, शाइनी मेटल है, लेकिन आयरन जो है ग्रेजुअली, स्लोली धीरे धीरे किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन और वाटर के साथ। जो भी सराउंडिंग में मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, उसके साथ वो रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? आयरन ऑक्साइड। आयरन था पहले मेटल, उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन और वाटर के साथ और क्या बनाया? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो हम डिटेल में देखेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर आएगा, उसमें भी डिटेल में देखेंगे। कहने का मतलब ये है, रिएक्शन से पहले आयरन और रिएक्शन के बाद आयरन ऑक्साइड दोनों अलग है। ये मेटल है, ये ऑक्साइड है, ये अलग कंपाउंड है, ये एलिमेंट है। न्यू सब्सटेंस बन रहा है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा चेंज हो गया? केमिकल चेंज। एक और एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल। अब बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में अगर तुम समझोगे तो उसमें मैं ऐसा कहूँगी बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों है। दोनों है मतलब वो फिजिकल चेंज भी है, केमिकल भी चेंज भी है। पूछा कैसे? बोले ऐसे कि अगर तुम कैंडल को देखो, जब कैंडल बर्न होता है तो दो चीज़ें हो रही है। एक तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो रहा है, बर्निंग ऑफ कैंडल में एक हो रहा है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और दूसरा हो रहा है बर्निंग ऑफ विक। कैंडल के अंदर जो बातें होती हैं, ठीक है, विक, तो वो बर्न हो रही। दो चीज़ें हो रही है जब कैंडल बर्न हो रहा है, एक तो वैक्स मेल्ट हो रही है, दूसरा विक बर्न हो रहा है। अब जब विक बर्न हो जाएगी तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले विक जो है वो कुछ भी कॉटन या थ्रेड ऐसा कुछ था, यानी कॉटन मटेरियल था, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गया ऐश में, नया सब्सटेंस बना। मतलब बर्निंग ऑफ विक कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि न्यू सब्सटेंस बना। ठीक है, इसमें तुम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डाल के कंफ्यूजन मत डालो। ठीक है, इतना याद रखो कि अगर नया सब्सटेंस बन रहा है चेंज के बाद, मतलब वो केमिकल चेंज है। अगर नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वैसा का वैसा ही रह रहा है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, मतलब वो फिजिकल चेंज है। जैसे यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, स्टेट चेंज हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, मतलब सॉलिड वैक्स थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में। क्या अगर मैं कूल करूँगी तो फिर से लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो ये वैक्स जो मेल्ट हो चुकी है, मेल्टेड वैक्स को अगर टेम्परेचर जो है मैं लो करती हूँ, कूल करती हूँ, कूल करने पर क्या होगा? मेल्टेड वैक्स फिर से सॉलिडिफाइड हो जाएगी और सॉलिड वैक्स बना देगी, है कि नहीं? तो ये जो सॉलिड वैक्स बना, तो ये वैक्स, ये देखो या यहाँ पे देखो, मेल्ट होने के बाद देखो, मेल्ट होने से पहले देखो, वैक्स तो वैक्स था, कुछ नया सब्सटेंस बना नहीं। मतलब बर्निंग ऑफ कैंडल में तुम्हें दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, एक केमिकल चेंज और एक क्या देखने को मिलता है? फिजिकल चेंज। डिपेंड करता है क्या पूछा है। अगर बर्निंग ऑफ कैंडल क्वेश्चन में लिखा है तो दोनों लिख के आएंगे, फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है। लेकिन अगर वो बोलते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिजिकल चेंज, बर्निंग ऑफ विक तो केमिकल चेंज। ठीक, तो यहाँ पे हमने समझा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, और तुमको क्या याद रखना है? मेन सिर्फ ये याद रखना है, अगर नया सब्सटेंस बने तो केमिकल चेंज, अगर नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो फिजिकल चेंज। ज़्यादातर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। हमने एक एक्सेप्शन देखा था, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। दूसरा भी ले सकते हो, टीयरिंग ऑफ पेपर, इरिवर्सिबल, दो इरिवर्सिबल बट इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ठीक है, चलो वो जाने दो। अब तो ये हो गया केमिकल चेंजेस। अब हमें पता चल गया केमिकल चेंज, तो टेक्स्ट बुक एक लाइन बोलती है कि जब जब केमिकल चेंज होता है, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो क्योंकि उन्हें केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाना था,
उन्होंने पहले केमिकल चेंज के बारे में समझाया है, कुछ डेली लाइफ एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स देते हुए उन्होंने ये समझाया है कि जब जब केमिकल चेंज होगा मतलब वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स ड्यूरिंग डे दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो क्या बना देंगे, वो बना देंगे ग्लूकोज। उसके साथ साथ क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन, साथ साथ क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक, ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देखो स्टार्टिंग में जो था प्रोडक्ट या मटेरियल ये जो है, और बनने के बाद यानी चेंज होने के बाद फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बना, ये अलग सब्सटेंस, मतलब ये कैसा हो गया, केमिकल चेंज। मतलब जहाँ जहाँ पे भी केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ वहाँ क्या देखने को मिलती है, केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। अब अगर हमें केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है तो केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, या केमिकल रिएक्शन को अगर तुमने लिखते हुए देखा है तो केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। मैथ्स में भी इक्वेशन तो तुमने देखे होंगे, पर मैथ्स में जब भी तुम इक्वेशन देखते हो तो वो किस तरह के इक्वेशंस होते हैं, मैथ्स में इक्वेशन ऐसा होते हैं जैसे तुम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ऐसा तुमने मैथ्स में इक्वेशन देखा होगा। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम डालते हैं इक्वल टू साइन, लेकिन जब केमिस्ट्री वालों ने इक्वेशन लिखा बोले नहीं, हम मैथ्स वालों की कॉपी क्यों करें, हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि समझो A रिएक्ट्स विथ B गिव्स C + D, ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन लिखा। तो उन्होंने बोला हम इक्वल टू साइन नहीं डाल के क्या डालेंगे, एरो डालेंगे। बोले एरो क्यों डाला, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एरो। तो एरो का मतलब है कि वो बता रहा है कि जब A और B रिएक्ट करेंगे, मिलेंगे, तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे C और D। समझो अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन डाला होता तो कौन किस में मिलकर क्या बना रहा है वो नहीं पता चल रहा है ना। वो ऐसा भी हो सकता है कि C और D को मिलाए तो A और B बन गया, मुझे कैसे पता चलेगा किसको मिलाकर क्या बना है, इसलिए एरो आता है। एरो का जो हेड है, एरो का जो हेड है वो बताता है कि हेड की साइड पे प्रोडक्ट्स हैं और उसके टेल की साइड पे रिएक्टेंट्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं वो सब्सटेंसेस को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये समझ आया। तो ऐसा हम अगर केमिकल रिएक्शन को डिनोट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। डिटेल में और थोड़ा सा समझेंगे, अभी के लिए हमें सिर्फ ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बोला, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जैसे तुम लोगों को नॉर्मली जो पता है वो पता है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसने क्या बना दिया, वाटर। एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें तुमको देखो एरो के हर बार लेफ्ट हैंड साइड पे, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स लिखते हैं और एरो के राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स लिखते हैं। ठीक है, इस केस में वाटर एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे वो ये समझा रहे हैं केमिकल रिएक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो इन अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तुम डेफिनेशन में देखो, तुमको रिएक्टेंट दिखता है, तुमको प्रोडक्ट दिखता है, वो तुमको समझ आया कि रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये हमें समझ आया। लेकिन वो ऐसा कह रहा है कि बॉन्ड्स, सबसे पहले बॉन्ड समझते हैं फिर इस डेफिनेशन पे आते हैं और समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। बॉन्ड क्या होता है, जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड के बारे में हम चैप्टर 4, इसी क्लास में चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आएंगे, उसमें हम डिटेल में बॉन्ड के बारे में समझेंगे। लेकिन अगर तुम्हें याद हो क्लास 9th में तुमने कुछ वैलेंसी जैसा कोई टॉपिक पढ़ा था। अब ये जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी डिसाइड होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट
इन द आउटर मोस्ट शेल। अभी तुम सोच रहे हो यार फिर से वैलेंसी आ गई, बहुत गंदा था एक्सपीरियंस 9th में, फिर से यही पढ़ना है, नहीं। पर अगर वो बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये समझ आएगा नहीं। तो अगर तुम्हें याद है वैलेंसी निकालते टाइम पे तुम्हें चाहिए होता था उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे मान के चलते हम लेते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। तो तुम्हें याद है कुछ शेल्स होते थे, न्यूक्लियस, इसके पास में के, एल, एम, एन, ऐसे शेल्स होते थे। के में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकते थे। एल, देखो के, एल, एल में 8, एम, एन। देखो अगर ऑक्टेट रूल याद है तो इसमें भी 8, इसमें भी 8, लेकिन ठीक है, नहीं तो फिर 16, 32 वो सब था, वो 2n² वाला फॉर्मूला। वो मुझे सिर्फ ये याद दिलाना है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, अभी देखो जैसे ऑक्सीजन है 8, तो हम इसका क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? 2,6, मतलब अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाहर वाले शेल में 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल ऑक्सीजन में कौन सा है? के, एल, एल वाला। एल वाले में कितने हैं? 6। तो क्या इसकी वैलेंसी 6 होगी? नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 है, इसको बनाना है 8। अगर ये 8 बनाएगा तो ये सेटिस्फाइड होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट 8 से आया, ठीक है। ऑक्टागॉन है ना, तो जिसमें 8 साइड्स होती है, ऐसे पॉलीगॉन। तो ऑक्टेट यानी 8, इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो क्या करेगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स दे के 2 ला सकता है, या वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है उस पर माइनस चार्ज आएगा, -2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? -2। अगर तुमको याद हो वैलेंसी वाला टेबल था, उसमें ऑक्साइड जो था, ऑक्साइड को लिखते थे O2-, है कि नहीं? वो 2- इसलिए क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? वैलेंसी का कंसेप्ट। अब ये बताने का मतलब क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कोई तो उसको दे रहा होगा, समझो। इसके आस पास कौन बैठा है? इसके आस पास बैठा है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के आस पास कौन बैठा है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद हो, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, अगर हम एटॉमिक नंबर देखें, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 8। अगर हम इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हाइड्रोजन का तो 1 ही रहेगा, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 2,6। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 2,6, ठीक। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा? 1, क्योंकि इसका कौन सा शेल है? के में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं? 8। अभी कितने हैं? 6। इसको और कितने चाहिए? 2 चाहिए। कौन देगा? इसने बोला मेरे पास एक ऑलरेडी कमी है, ठीक है। एक और हाइड्रोजन पास में था, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक। ऑक्सीजन ने बोला 1 इलेक्ट्रॉन तू दे दे और 1 इलेक्ट्रॉन तू दे दे। एक हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, इसके हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, ऐसा तुमने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, या लेना हो रहा है, या देना हो रहा है, इस दौरान बॉन्ड बनता है, ठीक। तो मुझे सिर्फ ये बताना था कि बॉन्ड क्या है, मुझे क्या बताना था? बॉन्ड क्या है, बॉन्ड कैसे बनता है, रिश्ते कैसे बनते हैं, है ना, संबंध कैसे बनते हैं, मतलब क्या बॉन्ड कैसे बनता है। बॉन्ड या तो इलेक्ट्रॉन्स दे के, लेके, या शेयर करके बनाए जाते हैं, ठीक है। ना तेरा ना मेरा, बीच में रखते शेयर करेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के बॉन्ड्स होते हैं, वो आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मुझे सिर्फ ये डेफिनेशन में समझाना था कि बॉन्ड क्या है। तो जब भी तुम देखो यहाँ पे कंपाउंड्स में भी बॉन्ड होते हैं, तो जैसा कि मैंने तुमको यहाँ पे बताया, ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में एक हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना चाहिए? 1 और चाहिए। इसको कितना चाहिए? 1 और चाहिए। तो इसने क्या किया? इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर तुम इसके ऑर्बिट को देखो,
ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एकदम खुश खुश। अच्छा, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इन दोनों ने बीच में शेयर किए हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ना तेरा ना पूरी तरह से मेरा, शेयर किए, मतलब ये क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। समझ आ रहा है, ये बॉन्ड बन गया। नहीं भी समझ आता है तो आगे तो पढ़ने ही वाले हैं, अभी सिर्फ बता रही हूँ कि देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में मैंने H2 लिखा है ना, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ऑक्सीजन में भी ऐसा होगा, ऑक्सीजन में कितने थे, 6 थे, इसको 2 और चाहिए थे, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, O2 लिखा है ना, 2 ऑक्सीजन है, इसको कितने चाहिए, 2 और चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये 2 इस तरह से ले लेगा। अच्छा, ये क्या करेगा, ये 2 इस तरह से ले लेगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है, इसको हम अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कैसे, ये ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 6 होंगे, 6 क्यों होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का, 8, 2,6, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करने, अंदर का 2 रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने क्या किया, 6 थे, 2 इसके ले लिए, इसके पास 6 थे, 2 इसके ले लिए, ठीक है। तो अब देखो इस ऑक्सीजन का, देखो ये वाला सर्कल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। इस ऑक्सीजन का देखो, इसके 6 तो अपने ही रहेंगे, लेकिन ये 2 भी यूज़ कर सकते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए, यहाँ पे बॉन्ड बना, इसके पास 2 बॉन्ड बने, हर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन्स को कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डॉट से, क्रॉस से। यहाँ पे डॉट क्रॉस इसलिए किया क्योंकि पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है और डॉट वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बने, यहाँ पे 2 बॉन्ड बने, हर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 2 बॉन्ड बने, ठीक, मतलब क्या, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अब अगर तुम वाटर में देखो तो वाटर में कैसा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये ऑक्सीजन 6, याद है ना, और हाइड्रोजन के पास एक एक था, तो इसने क्या किया, इसने ये ले लिया, इसने ये ले लिया। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये खुश हो गया, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये खुश हो गया। ऑक्सीजन ने दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ले, यानी इसके पास 6 हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 8 ये हो गए, तो इधर एक ये बॉन्ड बना, एक ये बॉन्ड बना। तो अगर तुम सिर्फ बॉन्ड देखते हो तो कुछ ऐसा बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन में बॉन्ड देखते हो तो कुछ ऐसा है, ऑक्सीजन में देखते हो तो ऐसा है। कैसे बना, तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बना, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि अब तुम्हें समझ आया कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड कैसे बनता है, नहीं भी समझ आया कैसे बनता है, पर बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बन रहा है, जब शेयर हो रहा है या पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, पूरी तरह से ले रहे हैं, तो बॉन्ड बन रहा है, ठीक। तो ये ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, वो बोल रहा है कि इन अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट साइड है, याद है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले कौन थे, रिएक्टेंट्स, एरो के राइट हैंड साइड वाले कौन थे, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड है, आर ब्रोकन, ठीक है, ये टूट जाते हैं, ये वाले बॉन्ड्स टूट जाते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं, कब, केमिकल रिएक्शन के दौरान। और क्या बनते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने रिश्ते टूटते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम। ऐसा नहीं ये टूटा फिर से यही बॉन्ड बन गया, नहीं, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे जो 2 बॉन्ड थे वो बॉन्ड टूट गए, ठीक, उसमें फिर नए बॉन्ड बनते हैं। नए बॉन्ड कैसे बने कि ये ऑक्सीजन जो है, अब ये 2 हाइड्रोजन के साथ नया बॉन्ड बना है। क्या तुम्हें रिएक्टेंट साइड पे पहले कहीं पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड दिखा था क्या, नहीं, मतलब नए बॉन्ड बनते हैं, वो भी डिफरेंट एटम्स, पहले जो बॉन्ड थे वैसे नहीं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं डिफरेंट एटम्स के बीच में, अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस बनता है। जब भी नया सब्सटेंस बनता है केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन है। तो जब जब केमिकल चेंज होगा केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड
प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ब्रोकन डाउन। ये पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो इसलिए केमिकल रिएक्शन क्या है वो समझने के लिए पहले हमें क्या समझना था, केमिकल चेंज। तो हमने वो समझा, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और फिर हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।